अभी हाल ही में 22 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच रशिया के कजान शहर में एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ। इस समिट में यूएन समेत 20 से ज़्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए। ये समिट और कोई सा नहीं बल्कि 16th एनुअल ब्रिक्स समिट था। ब्रिक्स एक ऐसा इमर्जिंग नेशंस का ब्लॉक जो आज ग्लोबल स्टेज में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स, कैसे ब्रिक्स धीरे धीरे दुनिया का एक इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बनता जा रहा है, क्या है रशिया और यूएस के लिए ब्रिक्स के मायने, और क्या सच में ब्रिक्स अगला G7 ग्रुप बन सकता है। ब्रिक्स की शुरुआत एक आइडिया से हुई थी जो 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नाइल ने दिया था। जिम ओ'नाइल एक रिनोन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के फॉर्मर चेयरमैन भी थे। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना यानी ब्रिक नेशंस आने वाले सालों में ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगे। 2006 में ब्रिक कंट्रीज ने अपनी पहली इनफॉर्मल मीटिंग की जहां उस वक्त चारों देशों ने मिलकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात करी। 2009 में रशिया में ब्रिक की पहली ऑफिशियल समिट ऑर्गेनाइज की गई जहां ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन किए गए। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड करके ब्रिक को ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें अब अफ्रीका का भी एक रिप्रेजेंटेशन था। ऐसे ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें B डिनोट करता है ब्राज़ील को, वहीं R डिनोट करता है रशिया को, I से इंडिया, C से चाइना और S डिनोट करता है साउथ अफ्रीका को। जहां 2009 में ब्रिक्स ने अपनी पहली समिट ऑर्गेनाइज करी थी, वहीं 2024 में इस साल ब्रिक्स ने अपनी 16th एनुअल समिट पूरी करी। ब्रिक्स ने पिछले कुछ सालों में अपनी ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। जहां पहले ब्रिक्स में मात्र 5 मेंबर्स हुआ करते थे, वहीं ये नंबर बढ़कर 9 हो चुका है। 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, ईरान, UAE और इथियोपिया ने ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। इन सारे मेंबर्स के ज्वाइन करते ही ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ब्रिक्स वर्ल्ड की अबाउट 45% पॉपुलेशन और 35% ऑफ ग्लोबल GDP इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। विद द एडिशन ऑफ ईरान एंड UAE, ब्रिक्स का कंबाइंड ऑयल प्रोडक्शन नियरली 30% तक हो चुका है। ब्रिक्स में प्रेजेंट नेशंस या तो काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक और ग्लोबल प्रेजेंस रखते हैं या फिर वो अपकमिंग पावर्स है। दुनिया मल्टीपोलरिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। अब सारी पावर्स एक ही तरफ कंसंट्रेटेड नहीं रहने वाली, यानी US और यूरोपियन नेशंस की हेजीमनी का कम होना और नए नए जियोपोल्स का प्रोड्यूस होना कहीं ना कहीं ब्रिक्स के राइज होने का मेन कारण है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स में से एक है। $2.18 ट्रिलियन की नॉमिनल GDP के साथ ब्राज़ील इमर्जिंग नेशंस में से एक है। रशिया के पास ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार पड़े हैं। $2.18 ट्रिलियन की नॉमिनल GDP के साथ दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री अकॉर्डिंग टू फायर पावर इंडेक्स है। इंडिया वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ मोर देन $3.88 ट्रिलियन, वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल नेशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और एमर्जिंग सुपर पावर है। चाइना आफ्टर US $18 ट्रिलियन की मैसिव इकोनॉमी के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी मोस्ट पावरफुल नेशन और वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका का गेटवे की तरह काम करता है। दुनिया भर के रिच मिनरल्स और रिसोर्सेज का भंडार है साउथ अफ्रीका। UAE एक एमर्जिंग ग्लोबल टूरिस्ट और ट्रेड हब है। वहीं ईरान दुनिया की 4th मोस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर और दुनिया की कुछ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स ईरान में ही प्रेजेंट है। इजिप्ट वहीं अफ्रीका की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हर दिन 3 से 4 बिलियन USD वर्थ का कार्गो इजिप्ट के सुएज कैनाल से पास होता है, जो कि 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बनाता है। इथियोपिया सब साहरन रीजन की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अफ्रीका की 2nd मोस्ट पॉपुलस नेशन है। इन सारे देशों के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स इन्हें एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ब्रिक्स नेशंस ने आपस में ट्रेड इंक्रीज करके अपनी इकोनॉमिक टाइज को और मजबूत कर लिया। वहीं इंडिया, रशिया और चाइना के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ब्रिक्स के राइज का इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। जैसे वेस्टर्न नेशंस ने अपनी खुद की बैंक्स बनाई, जिसे आज हम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। ऐसे ही ब्रिक्स ने भी अपनी खुद की बैंक 2014 में बनाई, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया, जो ब्रिक्स के साथ ही साथ और भी डेवलपिंग नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देते हैं। इसे आप वर्ल्ड बैंक और IMF का एज अ ऑल्टरनेटिव भी समझ सकते हैं। आने वाले समय में ब्रिक्स और भी ज़्यादा एक्सपैंड होगा। कई साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अब इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इससे नए डेवलपिंग नेशंस को अपने व्यूज़ रखने के लिए एक स्टेज भी ज़रूर मिल जाएगा। ब्रिक्स 2024 रशिया समिट में मोर देन 2 डजन वर्ल्ड लीडर्स ने समिट अटेंड किया। लीडर्स जैसे इंडियन PM नरेंद्र मोदी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा, UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेशियन, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी, इथियोपियन PM अबी अहमद ने कजान शहर में जाकर ये समिट में पार्टिसिपेट किया। इतना ही नहीं, टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगन, वियतनामीज PM फान मिनचिन और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को भी इस समिट में इन्वाइट किया गया था। ये सब दर्शाने के लिए काफ़ी है कि कैसे रशिया को अभी तक वेस्टर्न नेशंस आइसोलेट नहीं कर पाए। इवन रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक ऑनगोइंग।
अगर आपको रशिया यूक्रेन के बारे में अपडेट चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। यूएस, कनाडा, जापान समेत कई यूरोपियन नेशन ने रशिया पे कई सैंक्शंस लगा दिए थे। डिस्पाइट बीइंग हेवीली सैंक्शन, रशिया की इकोनॉमी पर कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट असर नजर नहीं आया, ऑल ड्यू टू इट्स अलाइज। पुतिन उम्मीद कर रहे हैं एक बड़े पीआर विन की अगेंस्ट यूएस एंड अदर यूरोपियन नेशंस। वो सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि डिस्पाइट वॉर और वेस्टर्न सैंक्शंस, रशिया के अभी भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जो रशिया के इस समय भी वेस्टर्न नेशंस की बिना परवाह करे समिट अटेंड करने आए। यूएस का रशिया को आइसोलेट करने का प्लान पूरा फ्लॉप नजर आ रहा है। पुतिन ब्रिक्स के जरिए बताना चाहते हैं कि कैसे इमर्जिंग नेशंस और की पार्टनर्स जस्ट चाइना, इंडिया को अभी भी रशिया अपने साथ लिए हुए खड़ा है। कहीं ना कहीं रशिया की डिप्लोमेटिक जीत साबित हुई है। रशिया को ब्रिक्स से ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी उम्मीद है। सबसे ज़रूरी है कि अगर ब्रिक्स स्विफ्ट सिस्टम का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के निकालता है तो इससे यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी। यूएस के मिक्स्ड कंसर्न्स है रिगार्डिंग राइज ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स मेनली वेस्टर्न नेशंस की डोमिनेंस को चैलेंज करता है, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव तैयार करके, जिससे यूएस और वेस्टर्न नेशंस की इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो यूएस को परेशान करता है वो है डी डॉलराइजेशन। ब्रिक्स नेशंस ने अपनी खुद की ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने पर भी बात करी थी, जिसे लेकिन अभी होल्ड पर रखा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट दिल्मा रौसेफ ने हाल ही में कहा कि सारे ब्रिक नेशंस एक दूसरे के इन्वेस्ट करने के लिए अपनी खुद की नेशनल करेंसी यूज करने पर फोकस कर रहे हैं। यूएस डॉलर की डोमिनेंस और रोल को रिड्यूस करना यूएस इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट करने वाला है। वहीं यूएस का एक और बड़ा फेलर रहा जो इंडिया की इंटरेस्ट रशिया से दूर ले जाना सका, और इंडिया चाइना के लीडर्स के बीच 5 साल के बाद बायलैटरल टॉक्स करवाकर रशिया ने अपने रोल को शोकेस किया। क्या सच में ब्रिक्स अगला G7 जैसा इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक बन सकता है? आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये डिपेंड करेगा ब्रिक्स के खुद के मेंबर्स के ऊपर। G7 या फिर ग्रुप ऑफ 7 एक 7 इन्फ्लुएंशियल नेशंस का ग्रुप है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस आते हैं। इसमें अगर जापान को छोड़ दे तो बचे सारे नेशंस या तो यूरोपियन नेशंस है या फिर अमेरिकन। वहीं ब्रिक्स में एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाले नेशंस हैं। ब्रिक्स में यूएई, ईरान और अगर फ्यूचर में सऊदी ज्वाइन करे तो दुनिया की 50% से ज़्यादा ऑयल डिपॉजिट्स प्रेजेंट है और 43% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन इन्हीं ब्रिक्स मेंबर नेशन से प्रोड्यूस होता है। एज ऑफ 2024 ब्रिक्स प्लस कंट्रोल करता है अप्रॉक्स 72% ऑफ वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मेटल रिजर्व्स। इंडिया और चाइना अकेले 2.5 बिलियन पॉपुलेशन साइज रखते हैं, यानी दुनिया की हर कंपनी इतनी बड़ी ग्रोइंग मार्केट साइज को मिस नहीं करना चाहती। जहां ब्रिक्स नेशन की पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल है, वहीं G7 नेशंस की पॉपुलेशन बहुत तेजी से श्रिंक कर रही है। ब्रिक्स नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ G7 नेशन से काफ़ी तेज है। चाइना और इंडिया एनुअली 6 to 7% की ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं। ऑल्दो चाइना की ग्रोथ अपनी मैक्सिमम हाइट्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन इंडिया में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बचा है। ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका धीरे धीरे पर G7 नेशन से ज़्यादा ग्रोथ मार्क कर रहे हैं। वहीं यूरोप की मेजर इकोनॉमीज जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली अपनी ग्रोथ में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। फॉर्मर इटालियन पीएम और एक्स यूरोपियन सेंट्रल बैंक बॉस मारियो ड्रागी ने कहा कि ईयू को हर साल 800 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर ईयू स्टैंड कर पाएगा। जहां ब्रिक्स प्लस दुनिया की 35.6% जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी रखता है, इन कंपैरिजन G7 सिर्फ 30.3% ही टोटल जीडीपी रखता है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी की बात हो रही है। नॉमिनल टर्म्स में अभी भी G7 नेशंस ब्रिक्स से थोड़े आगे। ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि ब्रिक्स आराम से G7 को ओवरटेक कर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नेशंस का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दिक्कत खुद ब्रिक्स प्लस मेंबर्स में ही है। जहाँ G7 में सारे नेशंस की सेम आइडियोलॉजी है, यानी सारे नेशंस लिबरल डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वहीं ब्रिक्स में आइडियोलॉजीज और वैल्यूज़ बटे हुए नजर आते हैं। जहाँ इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वहीं चाइना भी अपने को डेमोक्रेटिक क्लेम करता है, लेकिन चाइना की डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप को फॉलो करती है। साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, ब्राज़ील और इजिप्ट डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। वहीं ईरान और रशिया ऑटोटोरियन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। यूएई और सऊदी में मोनार्क सिस्टम चलता है। इतनी डाइवर्स आइडियोलॉजी साथ में रहना काफ़ी सरप्राइजिंग नज़र आता है। क्या हुआ कि अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है तो इंटरेस्ट कॉमन हो तो सब हो जाता है, लेकिन एक और मेजर प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं अगर रिजॉल्व नहीं हुई तो ब्रिक्स भी G77, OAS, सार्क और अफ्रीकन यूनियन की तरह इररेलेवेंट हो जाएगा। ये है खुद ब्रिक्स मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाना, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री वाइज। अगर आप G7 को देखें तो सारे मेंबर नेशंस आपस में एक साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, ज़्यादातर हर इशू में सेम ही स्टांस रखते हैं। लेकिन ब्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर सऊदी अरेबिया और टर्की भी ब्रिक्स ज्वाइन कर लेंगे तो इनके ईरान के साथ डिफरेंसेस इस ब्लॉक को अफेक्ट कर सकते हैं।
ब्रिक्स के दो मेन कंट्रीज चाइना और इंडिया के बीच लंबे समय से बॉर्डर क्लैशेस चल रहे थे। फाइनली अब दोनों देश बॉर्डर इश्यूज पर स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करेंगे। पर क्या इस बात की गारंटी होती है कि चाइना फिर से कोई बॉर्डर टेंशन क्रिएट नहीं करेगा? अगर चाइना अपनी एग्रेशंस ऐसी कंटिन्यू रखने वाला है तो यूएस का इन्फ्लुएंस अभी भी इंडो पैसिफिक पर ही रहेगा और इंडिया ब्रिक्स से ज़्यादा फोकस कहीं ना कहीं क्वाड को देने वाला है। वहीं ब्रिक्स नेशंस को भी अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान और इजिप्ट ये सब इकोनॉमिक इश्यूज फेस कर रहे हैं। इंडिया को भी वेस्ट और ब्रिक्स नेशन के साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ट्रेड और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए वेस्टर्न नेशंस पर ही डिपेंडेंट है। ट्रम्प के पावर में आते ही ब्रिक्स के साथ साथ पूरी दुनिया में नए चैलेंजेस खड़े होने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है कैसे, तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको जानना है कैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह को मार गिराया, तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।